नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट लेसन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई रोग क्या है और यानी बीमारी क्या है और ये बीमारी की जड़ कहाँ है, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, ऐसा है कि भाई हम लोग जब कहते हैं कि भाई इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको लंग्स की प्रॉब्लम है, उसको शुगर की प्रॉब्लम है, इसका हार्ट कमज़ोर है, या ये टाइफाइड है या इन्फ्लुएंजा है, तो इस तरह के जो हम लोग अलग अलग जो नाम लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि देखो, बीमारी के तो अलग अलग नाम है, लेकिन जब जिसको कोई भी बीमारी नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? वो तंदुरुस्त है, स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं स्थिति, जो अपने आप में टिका हुआ है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ होने के कोई नाम नहीं है। भाई तुझे किस नाम की तंदुरुस्ती है हम लोग नहीं पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं कि तुझे किस नाम की बीमारी है। तो बीमारी के अलग अलग नाम है, तंदुरुस्ती के जो है कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि भाई किस तरह से हम लोग किसको हम लोग तंदुरुस्त कहेंगे और किसको जो है हमें तंदुरुस्त नहीं कहेंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे कर्मों की हमें सज़ा मिलती है कर्म फल के अंदर। तो यहाँ भी अभी आपको ध्यान रखना है। देखो, हमारे कर्मों की सज़ा देने के लिए इस धरती पे दो जगह बनी है। हमारे कर्मों की सज़ा मिलने के लिए इस धरती पे दो जगह बनी है। एक है हॉस्पिटल कि जहाँ पे डॉक्टरों के हाथ से आपको सज़ा मिलती है, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी, वहाँ पे वकीलों के हाथ से आपको सज़ा मिलती है। तो इसलिए हम लोग हमेशा भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान बचाए इन वकीलों से और डॉक्टरों से। एंड इट इज़ ट्रू। देखो, सुखी इंसान वो है कि जिसके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रही है और वो कोर्ट और कचहरी के या वकीलों के चंगल में नहीं पड़ा है। और दूसरा कि जो कभी बीमार नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाता है, कहीं डॉक्टर के चंगुल में नहीं फंसा है। इस तरह के जो दो लोग जो है उसको हम लोग सुखी कह सकते हैं। तो अगर आप में से कोई डॉक्टर या वकील अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई ना कोई कर्मों की सज़ा देनी है, या तो आप बीमार पड़ जाओगे, आपके शरीर की चीड़फाड़ की जाएगी, या ऑपरेशन हो जाएगा, या आपको बहुत सारी दवाई खानी पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाओगे, लंबा चौड़ा बिल आपको पे करना पड़ेगा, सारी सेविंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा चलता है, आपको बार बार ऑफिस से छुट्टी लेके जो है उसको अटेंड करना पड़ता है। आप जीत जाते हैं तो भी आपको वकील की फ़ीस देनी पड़ती है, आप हार जाते हैं तो भी आपको वकील की फ़ीस देनी पड़ती है। वैसे डॉक्टर को आप ठीक हो जाते हैं तो डॉक्टर की आपको फ़ीस देनी पड़ती है, अगर ठीक नहीं भी होते हैं तो भी आपको डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ती है। दोनों ही तरीके से जो है हमें कुछ ना कुछ सज़ा मिलती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जो हमारी जो बीमारी जो है वो और कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे कर्मों की सज़ा है। वापस आ जाता है जो हम लोग कहते हैं कि भाई कोई भी रोग यानी कि बीमारी
हम लोग कहते हैं कि भाई इस दुनिया में 4 प्रकार की बीमारियां हैं, 4 टाइप ऑफ डिसीजेस। 4 प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको मैं बता देता हूं। जो रोग है, रोग, 4 प्रकार के रोग। एक जिसको हम लोग कहते हैं आहारिक रोग, जो हमारे खाने के रिलेटेड है। दूसरा है हमारा व्यवहारिक रोग, यानी कि हम लोग जिस तरह का काम धंधा करते हैं उसको लेकर जो परेशानी है, व्यवहारिक रोग। तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक रोग, रात को नींद नहीं आती है, हमेशा परेशान बेचैन रहता है, मानसिक रोग। लेकिन चौथा है जिसको हम लोग कहते हैं कर्म रोग। कर्म रोग, आपके कर्मों के हिसाब से आपको सजा देने के लिए जो बीमारी आपके साथ जुड़ जाती है उसको हम लोग कहते हैं कर्म रोग। पहले जो 3 आपको जो मैंने बताया कि वे आहारिक रोग, व्यवहारिक रोग और मानसिक रोग, इसके डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, ट्रीटमेंट है, दवाई है। लेकिन जो चौथा कर्म रोग, ना इसका कोई डॉक्टर है, ना इसका कोई हॉस्पिटल है और ना ही इसकी कोई दवाइयाँ हैं। इसको अभी हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वे सबसे पहले आहारिक रोग। भाई जो खाना आपको खाना चाहिए, जिस खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, अगर आप वैसा नहीं खाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा जो है मीठा खाया, ज़रूरत से ज़्यादा जो है कच्चा खाया या पका हुआ खाया, ज़रूरत से ज़्यादा जो है तला हुआ खाया, या ज़रूरत से ज़्यादा जो है नॉनवेज खाया, ऐसी कोई भी चीज़, आमतौर पे जिसको हम लोग तामसिक भोजन कहते हैं, अगर ऐसा कुछ अगर खाओगे तो उस पर्टिकुलर केस में बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। और ऐसा जो अनडाइजेस्टेड जो फूड आपके शरीर के अंदर जो रहता है, वो जो है किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई टॉक्सिन्स पैदा करेगा। टॉक्सिन्स का मतलब जहर पैदा करेगा और उसको लेकर आपको कोई ना कोई बीमारी होगी। आपको पता भी नहीं चलता है। हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है, हम लोग बर्गर खाते हैं क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। हम लोग भाई चिकन खाते हैं क्यों खाते हैं? क्योंकि वो अच्छा लगता है। हम लोग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं खाते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, हमारी ज़बान को जो अच्छा लगता है उसको हम लोग खाते हैं। देखो यार, आज के डेट पे ये जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो बने हैं, और आप जानते ही है कि भाई जब आप एमपी के बाहर से जाते हो या मैकडोनाल्ड के सामने से जब जाते हो तो वहाँ पे एक अजीब सी जो है सुगंध आपको आती है। और वो जो सुगंध जो है आपको अट्रैक्ट करती है, इसी को हम लोग कहते हैं कि दे हैव एडेड सम एडिक्शन फैक्टर इन दैट पर्टिकुलर फूड। और उस सुगंध से ही आप उस होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, और वो पिज़्ज़ा भाई लार्ज साइज पिज़्ज़ा खा लेते हो। उसके अंदर भर भर के जो है आपका कि भाई घी डाला हुआ है, भर भर के उसके ऊपर जो है चीज़ डाला हुआ है, एंड वी एंजॉय इट। कितना कच्चा है कितना पका है हमें नहीं पता है, बट वी एंजॉय इट। वी एंजॉय दैट टेस्ट, वी एंजॉय दैट स्मेल ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। उसके साथ वो क्या करते हैं कि भाई इतना बाल्टी भर के कोला, ठंडा पेप्सी, ठंडा चिल्ड आप पीते हो। और जहाँ तक पॉसिबल है दोनों ही चीज़ें आपके शरीर के लिए कितनी घातक है ये हमें नहीं पता है, बट वी एंजॉय इट। आज खाया अच्छा लगा, दूसरे दिन भी खाया अच्छा लगा, आउट ऑफ इग्नोरेंस। हमें नहीं पता है कि भाई इसका क्या नुकसान हो सकता है, हमें नहीं पता है, बट वी एंजॉय दैट पर्टिकुलर टेस्ट। भाई चलो आज हमारे दोस्तों ने पार्टी दी इसलिए खाया,
कल उसका बर्थडे था इसलिए खाया, आज दिल किया इसलिए खाया, अनाया से कोई कूपन मिला फ्री का इसलिए खाया। द रीज़न कैन बी प्लेंटी। लेकिन कुछ हद तक जो है हम लोग ऐसा खाना खाते हैं कि उस खाने को लेकर जो है हम लोग बीमार हो सकते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, हमारा लीवर जो है खराब हो सकता है, हमारा पैंक्रियास जो है खराब हो सकता है। किसी न किसी तरह से इनडाइजेशन होते 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 जो है अल्टीमेटली हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर अल्सर हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बिकॉज जो हम लोग खाना खाते हैं थोड़ा सा सोच समझ के खा लो। सिंपल सा फॉर्मूला, जितना भी खाना अननेचुरल है वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जितना भी खाना अननेचुरल है वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और जितना भी खाना नेचुरल है, पेड़ों पे उगा हुआ है, खेतों में उगा हुआ है, घर में पका हुआ है, वो सब कुछ खाना जो है आपके लिए अच्छा है और उससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। एक सिंपल फार्मूला है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपको ऐसी आदत है अलग अलग उल्टी सीधी चीज़ें खाने की, तो बीमार तो हो जाओगे। तो बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास जाने का नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट अपने बैड हैबिट्स को पहचानो और उन चीज़ों को ना खाओ या कम से कम खा लो ताकि आप बीमार ना हो। आहारिक रोग के बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहारिक रोग। व्यवहारिक रोग हमारा जो काम धंधा जिसमें हम लोग काम करते हैं उसको लेकर कुछ बीमारियां हमें लग सकती है। मान के चलो कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करता हूँ, वहाँ पे धूल मिट्टी सीमेंट रेत हवा में उड़ता है, मैं उसको रोज ब्रीथ करता हूँ। इस चीज़ को लेकर आगे जाके मुझे सिलोकोसिस या ट्यूबरकुलोसिस इस तरह की बीमारियां हो सकती है। क्यों? हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रीथ किया है क्या, सैंड पार्टिकल्स, और उसको लेकर जो है आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। इसके लिए हम लोग कहते हैं दिस इज कंसिडर्ड एज अ व्यवहारिक रोग। मान के चलो कि भैया आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं 8 घंटे, उसकी वजह से आंखों के ऊपर आपको स्ट्रेन आता है, स्क्रीन को देख देख कर परेशान हो जाते हो। आप झुक के काम करते हो तो आपके कंधे में दर्द हो जाता है, पीठ में दर्द हो जाता है। उस पर्टिकुलर केस में इस तरह का जो काम है उसको लेकर आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो सकते हैं। आप हॉस्पिटल में काम करते हो, कई सारे बीमार लोगों के सामने आपका पल्ला पड़ जाता है, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। व्यवहारिक रोग, यहाँ पे हमें कुछ हद तक जो है कि सावधानी बरतनी है। देखो रेगिस्तान में जहाँ पे जैसे हम लोग जो मिडिल ईस्ट में सब जगह पे मिट्टी ही मिट्टी है। जब सैंडस्टॉर्म चलते हैं तो 10-10 15-15 दिन सैंडस्टॉर्म चलते हैं और धूल मिट्टी जो है हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। और आपको इस बात को मानना चाहिए, उसी रेगिस्तान में खजूर उगता है उसी रेगिस्तान में। और मैं आपको कहता हूँ कि भाई जो रेत मिट्टी आपके अंदर जाती है उसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खजूर खा लो। और खजूर खाने के बाद जो है आपको उस रेत मिट्टी से जो है छुटकारा मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखो जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आपको कोई नुकसान होने वाला है तो उसका इलाज भी प्रकृति ने वहीं पे बना के रखा है। तो हमारे इर्द गिर्द भी वो सारे के सारे इलाज है, हम नहीं जानते, वो अलग चीज़ है। हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और डॉक्टर जो है इस बात का फ़ायदा उठाता है और हमें जो है गाइड या मिसगाइड करते रहता है। आहारिक रोग के बाद व्यवहारिक रोग के बाद आता है थर्ड लेवल पे जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक रोग। कुछ लोगों की आदत होती है वे हर छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना।
आपको पता है कि जब हम लोग कंप्यूटर में जब काम करते हैं, अगर किसी भी फाइल का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है और जब उसको सेव करता है या प्रोसेस करता है या रेंडर करता है, तो उस केस में कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। हम लोग जब एक ही छोटी सी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसको लेकर जो है कुछ हद तक हमारे दिमाग में कुछ परेशानी आ सकती है। फिर हमें बार बार सर दर्द होना, बार बार नींद नहीं आना, या किसी तरह से कि बिकॉज हम लोग चिड़चिड़े बन जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि भाई हमें फिट्स भी पड़ सकते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं। और इसको लेकर जो है हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो आदमी है थोड़ा सा विम्सिकल है, थोड़ा परेशान रहता है, पता नहीं क्या सोचता है, क्यों सोचता है, तो इसका इलाज क्या है। तो उस इलाज के लिए भी जो है आप मानसिक जो विशेषज्ञ होते हैं, जिसको हम लोग साइकेट्रिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक जो है, उसका आप ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक का जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका होता है, साइकेट्रिस्ट का जो तरीका होता है, वो कुछ हद तक सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि सबसे पहले तो आपको सेडेटिव्स देते हैं। सेडेटिव्स का मतलब होता है कि भाई आपके दिमाग को ठंडा करने के लिए ऐसे कोई मेडिसिन वो देते हैं, अगर शार्प शब्दों में कहा जाए तो वो ड्रग्स होते हैं। तो जब आप उस मेडिसिन को लेने के बाद आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, तो उन मेडिसिन की आपको आदत पड़ सकती है, तो अननोइंगली आप ड्रग एडिक्ट बन जाते हो। इसलिए भी हम लोग कहते हैं कि जो मानसिक रोग जो है उसके लिए भले डॉक्टर्स है, लेकिन डॉक्टर के पास जो है उसका इलाज नहीं होता है, तो इलाज जो हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो ये जो 3 प्रकार के जो रोग है, ये जो रोगों का जो है इलाज आपको डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल के पास मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है हमारा एक सिंपल फार्मूला है, अगर अच्छी हेल्थ अगर चाहते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाओ, डॉक्टर के पास नहीं जाओ। एक मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब मैं कुवैत में था, ये करीबन मैं 1980s के आसपास की बात बता रहा हूँ, आई वॉज वेयरिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज। इस चश्मे के बजाय मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करता था, और बीइंग कि भाई हमारा ट्रेड ऐसा था, तो कोई हम लोग जो डॉक्टर्स को भी कुछ हद तक फोटोग्राफी का ट्रेनिंग देते थे। तो एक इजिप्शियन डॉक्टर था, तो उस इजिप्शियन डॉक्टर ने जो इंग्लैंड में पढ़ा था, उसने एक थीसिस बनाया था, रिसर्च पेपर बनाया था, और उसके मुझे स्लाइड बनाने के लिए उसने काम दे दिया, भाई आप इसके जो फोटोग्राफी स्लाइड्स बना दो। उस टाइम स्लाइड्स बनते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता था। तो स्लाइड बनाने के लिए जो है मैंने उससे जब वो थीसिस लिया, मैंने सारे स्लाइड्स बनाए, लेकिन मैंने उसको वहाँ पे बैठ के पढ़ा। उसका जो टॉपिक जो था उस थीसिस का, वो था कि भाई डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्नियल अल्सर ड्यू टू प्रोलॉन्ग वेयर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। आई रिपीट, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉर्नियल अल्सर बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग वेयर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंस को बहुत ज़्यादा देर तक पहन के रखने के बाद, या बहुत सालों तक कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से कॉर्निया में अल्सर डेवलप होता है। ये उसका टॉपिक था। आई वॉज रियली वरीड। फिर मैंने दूसरे दिन उसको पूछा, यार तुम जब ये सारी चीज़ें जानते हो, इतने खतरनाक तुमने सारे फोटोग्राफ दिखाए हैं कि भाई जो आंखें किस तरह से अल्सर से ख़राब हो गई है, तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाना बंद क्यों नहीं करते हैं? इतने सारे आप धड़ल्ले से कॉन्टैक्ट लेंसेज बना के बेच रहे हो। तो उसने मुझे एक छोटी सी एडवाइस उस टाइम दिया, दैट वाज द फर्स्ट लेसन फॉर मी इन माय लाइफ। तो उसने मुझे कहा, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। उसने मुझे कहा कि देखो, इस दुनिया में 2 पैरेलल इंडस्ट्रीज़ हैं, इस दुनिया में 2 पैरेलल इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो आज की डेट पे कामयाब है। एक को हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल इंडस्ट्री, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेल्थ इंडस्ट्री। लाइफस्टाइल इंडस्ट्री क्या करती है कि भाई आपको अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स बना के देती है, अलग अलग तरह की जो है आपको चीज़ें बनाती है जिससे आप और ज़्यादा खूबसूरत बन सकते हैं,
अलग अलग तरह की क्रीम बनाते हैं, या अलग अलग तरह के जो है दवाइयाँ बनाते हैं, या जैसे कि भाई ड्रिंक्स बनाते हैं या खाना बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो लाइफस्टाइल इंडस्ट्री बनाती है, उसको कमर्शियली प्रमोट करके करके उसको धड़ल्ले से बेचती है। वो जो लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेकर हमारे अंदर कुछ बीमारियां हो जाती है, और उस बीमारियों को ठीक करने के लिए हेल्थ इंडस्ट्री जो है अपने लेवल पे काम करती है। वो उसके अलग अलग ट्रीटमेंट के मेथड्स निकालती है, वो अलग अलग तरह की दवाइयों की खोज करती है, अलग अलग तरह के जो सर्जरी के मेथड्स बनाती है। तो जो लाइफस्टाइल इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री, ये दोनों पैरेलल चलती है। वो कहते हैं कि भाई हमें मेडिकल कॉलेज में बताया जाता है कि तुम आपस में उलझना नहीं है, उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। अगर वो चीज़ें खा के अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको होने दो, तुम उसको ठीक करो। तुम उनको ये नहीं कहो कि भाई तुम कोला नहीं पियो, तुम पिज़्ज़ा नहीं खा लो, तुम बर्गर नहीं खा लो, तुम ये नहीं खा लो, वो नहीं खा लो, तुम ये क्रीम नहीं लगाओ, वो कॉस्मेटिक नहीं लगाओ, ये आप तुम नहीं कहो। उनको जो करना है वो करने दो। अगर जो बीमारियां हो जाएगी उसको ठीक करने के लिए हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है, और वो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक ये जो बीमारियां जो है, हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि बीमारी की जड़ कहाँ पे है। अगर आप उस बीमारी की जड़ को हटा देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप कभी बीमार नहीं होगे। लास्ट में आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि कर्म रोग। हमने इस तरह के कर्म किए हैं, उसको लेकर कुछ ना कुछ आपको बीमारी लग जाती है। कई बार उस बीमारी को देखकर डॉक्टर भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि भाई ये दवाई जब सबको ठीक कर रही है तो ये दवाई इस इंसान को क्यों नहीं ठीक कर रही है। क्योंकि वो बेसिकली जो उसके साथ जो परेशानी जो है वो है कर्म रोग। मैं अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि एक इंसान से मैं मिला, तो उसके बारे में मुझे किसी ने बताया कि भाई ये आदमी जो है हर साल वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है, हर साल जाता है। उसका एक रेगुलर ये सिस्टम है, हर साल वैष्णो देवी के दर्शन करने उसकी वैष्णो देवी की यात्रा करने जाता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने उसके बारे में पूछा और लोगों को बाद में कि क्यों, किस लिए, ये काम क्या करता है बंदा। क्योंकि उसने तो पता है कि ये तो बड़ा धार्मिक है, हर साल जो है माता रानी के दर्शन करने जाता है, बड़ा धार्मिक है। मैंने पूछा भाई काम क्या करता है, तो काम मुझे पता चला उसका काम जो था, मैं आपको कहता हूँ, वो जाली वीज़ा, जाली पासपोर्ट बना के मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्री में लोगों को भेजता था। तो उसके लिए लंबी चौड़ी पैसा भी चार्ज करता था, ये उसका काम था। और जो लोग भाई उनकी हार्ड अर्न मनी अपनी घरदार बेच के जो पैसा देते हैं और फॉरेन जाते हैं ताकि हमें अच्छी इनकम हो जाएगी, वो फिर आगे जाके वहाँ पे पकड़े जाएंगे, पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे, उनको अंदर कर देंगे वगैरह वगैरह। इतने सारे लोगों की जो बद्दुआएं जो लगती है, आपको क्या लगता है कि भाई हर साल माता रानी के दर्शन करने से वो बद्दुआएं और जो पाप क्या धुल जाएंगे? नहीं जाएंगे। आगे जाके उस इंसान का हुआ क्या? उस इंसान का ये हुआ कि भाई जब वो 42 साल का था तो उसकी किडनी, दोनों किडनियां फेल हो गई। उसने कहीं से किडनी खरीद भी ली, पैसा बहुत था, लेकिन वो भी किडनी उसको सूट नहीं करी। बहुत सालों तक डायलिसिस पे रहा। फॉरेन में भी जाके उसने और एक एडिशनल ऑपरेशन कराया, और 50 साल के पहले ही वो भगवान को प्यारा हो गया। यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई जो भी हमारा जो मेडिकल का ट्रीटमेंट है, सर्जरी का जो मेथड है, जो डायलिसिस है, ये दवाई वो दवाई, तो ऐसे इस अमीर आदमी को क्यों नहीं ठीक कर पाई? इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये है हमारे कर्म रोग।
हमारे ऐसे कुछ कर्मों की हमें सज़ा मिल रही है कि जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। तो इसलिए कि भाई हाथ धो के हॉस्पिटल में जाना, हाथ धो के डॉक्टरों के पीछे पड़ना, हाथ धो के दवाई खाना, सब कुछ जो हम लोग जो कहते हैं कि भाई हर हालत में दवाइयाँ मुझे ठीक करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्योंकि जो बीमारी आपको जो है वो कर्म रोग है। कई पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हॉस्पिटल में हैं या घर पे बीमार पड़े हैं, 2-2 साल 3-3 साल से ना उठ सकते ना बैठ सकते हैं। अगर उन्हें वॉशरूम भी जाना है तो कोई उठा के ले जाता है। वो भगवान को हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान मुझे उठा ले, बहुत हो गया, फिर भी वो नहीं मर रहा है। क्यों? बिकॉज वो जितने भी उसने जो पाप किए हैं, उसने बताया नहीं किसी को, लेकिन जितने भी उसने जो पाप किए हैं उसकी सज़ा इसी धरती पे उसको मिलती है। इसलिए हम लोग कहते हैं जब बीमारी की जब हम लोग बात करते हैं तो पहचानो यार, क्या ये आहारिक रोग है, ठीक हो जाएगा। क्या ये व्यवहारिक रोग है, ठीक हो जाएगा। क्या ये मानसिक रोग है, ये ठीक हो जाएगा। क्या कर्म रोग है, अगर आपने ऐसे कोई पाप किए हैं। मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। उसका सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको दिया था। सिंपल डेफिनेशन ये है कि भाई किसी को दुख देना पाप है, किसी को सुख देना पुण्य है। एज सिंपल एज दैट। तो सोचो मैंने किस किस को दुख दिया है, किस तरह से मैंने दुख दिया है। अगर आपके पास, अगर आपके माइंड के अंदर अगर लिस्ट आती है, क्योंकि हर इंसान जानता है यार मैंने कब पाप किया है, कैसे पाप किया है, मैंने कैसे किसी को परेशान किया है, सब जानता है। तो कर्म रोग का आसान इलाज यही होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब होता है कि भाई जिस इंसान को आपने दुख दिया है उस इंसान के पास जाओ और उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो। अगर किसी का नुकसान किया है तो नुकसान की भरपाई करो। अगर किसी का दिल दुखाया है तो बिल्कुल उसके पैर छू के उससे माफ़ी मांगो। जिस वक्त आप इस तरह से जब जो भी कुछ आपने किसी को दुख दिया है उसके बारे में जब आप काम करोगे तो आपका प्रायश्चित होगा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, पंडित या ऐसे किसी लोगों के बहकावे में नहीं आओ कि भाई वहाँ जाके 500 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ या वहाँ पे मंदिर में जो है 5 लाख रुपए का दान दे दो। नो, वो प्रायश्चित नहीं होता है, वो प्रायश्चित नहीं होता है। जिसका आपने गलत किया है, जिसको आपने दुख दिया है, वही आपको माफ़ कर सकता है, वही आपके कर्मों को, पापों को धो सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि भाई कर्म रोग से बाहर निकलने का सिर्फ इतना ही तरीका होता है कि भाई आप प्रायश्चित करो और जिन जिन लोगों के साथ आपने गलत किया है उनको जाकर माफ़ी मांगो। एज सिंपल एज दैट वन। मंदिरों के चक्कर लगाने की जो है कोई भी ज़रूरी नहीं है। देखो एक जो एलोपैथिक मेडिसिन हम लोग जो कहते हैं कि भाई एलोपैथिक मेडिसिन अपनी जगह पे है, उसका आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में हम लोग इतना ही कहते हैं कि भाई एलोपैथिक मेडिसिन जो है या ट्रीटमेंट जो है आपकी एक बीमारी को ठीक करेगी और वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बीमारी डालेंगी। एक बीमारी को ठीक करेगी और आपको 2 एडिशनल बीमारी देगी। एज सिंपल एज दैट। और ये चेन रिएक्शन है ये। अब जब एक बार जब डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, फिर आपको समझना चाहिए कि भाई लाइफ लॉन्ग जो है आप डॉक्टर के चक्कर काटते रहोगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहोगे। तो ये जो सोच हमारी जो है इसको बदलना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि भाई हम लोग किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखो कि भाई हमारे जो ये जो सो कॉल्ड ब्यूटी पार्लर है वो एक बीमारी की जड़ है। हमारी जो जिम है
जहाँ पे आप जाके एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो भी एक बीमारी की जड़ है। ये दोनों ही किस तरह से आपको बीमार करते हैं इसके बारे में मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि भाई हमारे जो 4 प्रकार के जो रोग हैं उसका कंट्रोल भी आपके हाथ में ही है। कुछ हद तक एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लेके चलते हैं, वो ये है कि भाई डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। अब जितने जानवर आप देखते हो, क्या वो बीमार नहीं होते कभी? लेकिन क्या हॉस्पिटल में लाइन लगाते हो? नहीं लगाते। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकते। ऐसी कोई भी बीमारी जो है नहीं है कि जो खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई इस तरह से काम करो, इस तरह से ज़िंदगी जियो कि जहाँ पे आपको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बीमारी जब आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब आराम करते हैं वो ठीक हो जाती है। इसलिए अवॉइड गोइंग टू द डॉक्टर्स। खैर, तो डॉक्टर को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। और इसी तरह से आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेसन में हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और अगले लेसन में उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा कि भाई एग्जैक्टली अगर मुझे मेडिसिन लेनी है तो किस तरह की मेडिसिन लेनी है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।